हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर अपन नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में देखा हुआ है। टोटल वो 25 लेक्चर्स थे अपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। उसके अंदर मैंने सब कुछ आपको डिटेल और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। जितने भी आपके एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो सभी प्रॉब्लम अपन ने उसमें क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। ओके, अब अपन चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे जाने के पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है या इस पे के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करते आने को होना, तो इसके लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जिस बच्चों को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो गई है, जिन बच्चों ने उसकी अच्छी तरीके से स्टडी की हुई है, उन बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वही फॉर्मूलेज, वही लॉज, वही टेक्निक, वही लॉजिक, सब कुछ अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे। जैसे जैसे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, आपकी आइडियाज क्लियर होते रहेगी कि यहाँ पे अपने को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कितना काम गिरने वाला है। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला था कि आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है बहुत सी जगह अपन जब कोरोलरीज अप्लाई करते तो नीचे का डेरिवेटिव्स ऊपर आने को ना, या साइनस का डेरिवेटिव्स क्या है, सब्स्टिट्यूशन करते हुए अपने को डेरिवेटिव्स की बहुत जरूरत गिरी थी आधर में। तो उसी तरीके से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत गिरेगी। यानी ऐसा समझ लो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ऊपर की स्टेप है। समझ लो स्टेप नंबर 2 बोलो या स्टेप नंबर 3 बोलो। तो अपने को स्टेप नंबर 3 पे जाने के लिए पहले अपने को स्टेप नंबर 2 पे चढ़ना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 पे चढ़ना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 मतलब कौन सा है आपका, डेरिवेटिव्स है। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया आपका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। और ये अपन चल रही है स्टेप नंबर 3 के ऊपर चल रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 4 है, बात बराबर है। लेकिन स्टेप कौन सी अपनी है, 3rd नंबर की स्टेप है अपनी, और वो स्टेप अपनी डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से काफी सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ अभी क्या होना है, इस पोजीशन पे आपको लर्न होना है। तो मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि कोई भी बच्चा डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर जंप नहीं करने का, उसने पहले इससे रिलेटेड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं वो सभी लेक्चर्स आप उसको अच्छी तरीके से पहले स्टडी कर लो, और फिर उसके बाद में कहाँ पे आना आप लोगों ने, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ आना। ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। ओके, तो जैसे मेरे पास में दो है, एक पहले मैं यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब तो सभी को समझता है, क्या होता है इंटीग्रेशन मतलब, इट इज अ प्रोसेस, डेफिनेशन आपको याद ही होगी, इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट, इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रेंड, जिसको अपने क्या बोला हुआ है, एंटी डेरिवेटिव्स भी बोला हुआ है। फिर इंटीग्रेशन के आपके पास में दो टाइप्स दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स है अपने पास में, दो टाइप्स है अपने पास में इंटीग्रेशन का। पहला जो आप देख चुके वो है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इस चैप्टर की आपने स्टडी कहां पे किया, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत कुछ आपने सीखा हुआ है। अभी अपन जो स्टडी करने वाले हैं कौन सी करेंगे अपन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, ये आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 आपका है। तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं, एक आपके पास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब अपन जाएंगे चैप्टर नंबर 4, मतलब इनडेफिनेट के ऊपर की स्टेप की तरफ अपन जा रहे हैं,
और वो कौन सा अपने पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपने क्या सीखा हुआ है, आपने वहां पे देखा हुआ है इंटीग्रेशन f of x dx that is equal to g of x plus c, इंटीग्रेशन f of x dx that is equal to g of x p। इसको पढ़ते कैसा, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f of x का इंटीग्रेशन क्या है, g of x, f of x का इंटीग्रेशन g of x। ये जो f of x है ये आपका कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। दिस f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये f of x के बारे में क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड f of x is greater than or equal to 0। तो f of x with respect to x means the integral with respect to x क्या आएगा, g of x plus c। c यानी क्या देखा था आपने, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, c यानी क्या होगा था अपना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब आएंगे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन a टू b या इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of x dx। ओके, इक्वल टू के बाद का पोर्शन में बाद में बताऊंगा। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रल a टू b, इसको पढ़ते कैसा, इंटीग्रल a टू b f of x dx, क्या पढ़ते इसको अपन, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b या इंटीग्रल a टू b f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो गया, फिर से बता दो आपको, देखिए इसको रीड कैसा करते हैं अपन, इंटीग्रल f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको कैसा रीड करेंगे अपन, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख दो यहां पे, लिख के तो इसको रीड कैसा करते हैं अपन, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ फंक्शन f of x, ऑफ फंक्शन f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको कैसा रीड करते थे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है, यहां पे आपको लिमिट दिया हुआ नहीं है, मतलब ये ओवरऑल रहेगा, और यहां पे आपको रेंज दी हुई है a से लेके b तक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट, पर्टिकुलर रेंज आ गई, मतलब क्या हो गया, डेफिनेट हो गया यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ फंक्शन f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां पे जो ये a जो है, ये a को बोलते हैं लोअर लिमिट, a है आपके पास में, और एक दूसरा कौन है आपके पास में, b है। a जो है, a को बोला हुआ है लोअर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट, और b यानी क्या है आपका अपर लिमिट। a लोअर लिमिट और b क्या है आपका अपर लिमिट, सच दैट a इज लेस देन b। ये कंडीशन बराबर ध्यान में रखना, लोअर लिमिट ऑलवेज लेस देन अपर लिमिट, तभी तो उसको लोअर बोला है, इसको क्या बोला हुआ है, अपर बोला है। तो a लेस देन b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, a और b ये क्या रहेंगे आपके रियल नंबर रहेंगे। a जो आपका ये लोअर लिमिट है, b आपका क्या रहेगा अपर लिमिट। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब अपन इनका ज्यादा यूज करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। है में कैसा पढ़ते आपको समझ में आ गया। a टू b आपको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, a b बिलोंग्स टू r, कंडीशन कौन सी है, a लेस देन b, a यानी क्या है आपका लोअर लिमिट, और b यानी क्या है आपका अपर लिमिट। ओके, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते फिर जो आंसर आएगा वो यहां पे मैं आपको लिख के देता हूं। तो क्या होगा देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन, इस साइड में लिख के देता हूं आपको, इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इक्वल टू, f of x का इंटीग्रेशन कितना आता है, g of x आता है, तो ये हो गया मेरे पास में g of x प्लस c
एफ ऑफ एक्स डीएक्स यानी क्या है जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ए टू बी या इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो आपका इनडेफिनेट का जो आंसर आया हुआ है इसके अंदर अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करेंगे अपन पुट करेंगे। तो इसको लिख दूंगा मैं ए और यहाँ पे क्या लिख दूंगा बी लिख दूंगा, क्योंकि आपका लिमिट कहां से ए से लेके बी तक। क्या किया मैंने, ये अगर हटा दिया तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स विद द हेल्प ऑफ दिस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है जी ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे उसका लिमिट आपको दिया हुआ है ए से लेके बी तक, तो इसके लिए क्या लिखा मैंने ए टू बी लिखा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं अपन, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और बाद में क्या पुट करते हैं अपन लोअर लिमिट। पहले क्या पुट करते हैं अपन अपर लिमिट, ये पी एन आपका क्या है अपर लिमिट और ये क्या है आपका लोअर लिमिट। क्या करते हैं पहले अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बराबर ध्यान में रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट की बात कर देता हूं। अपर लिमिट मतलब x की जगह पुट करेंगे, ये हो जाएगा मेरा g ऑफ b प्लस सी। ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट, क्योंकि तो कांस्टेंट है। वैल्यू कहां पे पुट करते हैं अपन वेरिएबल पे, वेरिएबल कौन है यहाँ पे x, तो जहां पे x रहेगा वहीं पर ही वैल्यू पुट होगी, कांस्टेंट में वैल्यू पुट नहीं होती। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो g ऑफ a प्लस सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी, सी प्लस सी माइनस सी कट गया यानी क्या गया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता था तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सी और ये सी क्या हो जाएगा हमेशा कैंसिल होगा। आई बात ध्यान में। तो इसीलिए अपन जब भी यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अपन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे अपर और लोअर में से क्या हो जाएंगे वो कट हो जाएंगे। समझ गए। तो जब भी अपन यूज करेंगे इसका यूज करेंगे अपन क्या रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई ध्यान में। तो मेन डिफरेंस क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर रेंज दी हुई नहीं रहती, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे क्या दी हुई रहती रेंज दी हुई रहती। सेकंड डिफरेंस, यहां पे जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो हमेशा आएगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आता। यहां पर आपको जो दिया हुआ है ए टू बी, तो ए को अपन लोअर लिमिट बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं अपन अपर लिमिट बोलते हैं। ओके, दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन फाइंड आउट होने के बाद में उसकी क्या करना पड़ता, अपने को वैल्यू पुट करना पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे भाई इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ओके, तो मैं यहाँ पे इस साइड में उसका एग्जांपल लिखता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेट की बात कर रहा हूं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वेयर dx। तो क्या करेंगे अपन इसको, पहले ये 1 to 4 का टेंशन ले लेना। पहले ऐसा समझना कि ये इनडेफिनेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को पहले इनडेफिनेट में जाना ही पड़ेगा। अदर में तो मैं इसका टेंशन नहीं लूंगा, 1 से लेके 4 तक का टेंशन नहीं लूंगा। मैं सिर्फ पहले इतना ही समझूंगा कि मुझे सिर्फ उसने क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स दिया हुआ है। डेफिनेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आपको किसके बारे में सोचना पड़ेगा, इनडेफिनेट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं इसका टेंशन नहीं लेता, 1 से लेके 4 का टेंशन नहीं लेता, मैं इसके बारे में सोचूंगा कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर मैं इसको ब्रैकेट में रख दूंगा, यानी ये एफ ऑफ एक्स हो गया और ये जी ऑफ एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी एफ ऑफ एक्स पे से मैंने क्या निकाल लिया जी ऑफ एक्स, और फिर यहां पे लिख दूंगा 1 और 4 लिखूंगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए बी एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स पे से जी ऑफ एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो क्या करते पहले अपन अपर लिमिट पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने क्या पुट किया था अपर लिमिट। अब इसको मैं 1/3 को पहले बाहर निकाल लेता हूं, ये 1/3 मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया एक्स क्यूब और 1 से लेके 4 तक। तो फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरे पास में 1/3। पहले क्या पुट करते हैं आप अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x जो है वहां पे आप क्या पुट करोगे पहले 4 पुट करोगे, यानी ये हो गया 4 उसका क्यूब माइनस अपर लिमिट x के जगह 4 रखेंगे मतलब अपर लिमिट रखेंगे, तो 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो गया, 1 का क्यूब कितना होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू 63/3। कितना हो जाएगा 63/3। 4 का क्यूब तो आता ना आपको, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 1 63/3। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 21, यानी इस जो मुझे इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया 21 आ गया। कांस्टेंट टर्म जो प्लस सी है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट का सी और लोअर लिमिट का सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या किया अपन ने, इसको सॉल्व करना था, प्रॉब्लम किसका आपका डेफिनेट का है, डेफिनेट के सॉल्व करने के लिए पहले अपने को इनडेफिनेट का यूज करना पड़ा, इनडेफिनेट का यूज होने के बाद में अपन ने उसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या किया अपन ने फिर पुट किया और प्रॉब्लम क्या किया अपन ने सॉल्व किया। है में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है में, क्यों, क्योंकि वही फॉर्मूलेज वही रूल वही लॉजिक सब कुछ अपन इनडेफिनेट का ही यूज करेंगे। ओके, सिर्फ ये एडिशनल स्टेप रहेगी आपके पास में कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करना पड़ेगा अपने को पुट करना पड़ेगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में का पहला जो पार्ट है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द लिमिट ऑफ सम, में वो क्या करेंगे अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। क्या दिया हुआ है पहला टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आपको समझ गया, जिसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन a to b f of x dx, दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कौन सा है डेफिनेट इंटीग्रल आपका, इंटीग्रेशन a to b f of x dx। a मतलब लोअर लिमिट और b मतलब अपर लिमिट। ये जो आपका f of x है, ये f of x बोले तो कोई भी फंक्शन रहेगा, एनी फंक्शन। फिर अब ये जो फंक्शन रहेगा तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ग्राफ रहेगा, कोई ना कोई क्या रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको कर्व मिलेगा। तो क्या करेंगे अपन, ये कंसेप्ट समझने के लिए अपन एक डायग्राम निकाल लेंगे और उस डायग्राम के थ्रू अपन ये पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे। क्या है वो कंसेप्ट अपने को समझने का है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आपको समझ गया, इंटीग्रेशन a to b f of a ds, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट और क्या गया यहाँ पे अपर लिमिट आ गया। तो ये f of x आपका कोई भी एक फंक्शन रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ आपके पास में दिया हुआ। तो चलिए मैं पहले उसको निकाल लेता हूं और फिर एक एक स्टेप अपन धीरे धीरे समझ लेंगे। ओके, ये तो अभी बताने की जरूरत नहीं रहती कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या चीज रहती। y equal to f of x be the continuous function on the closed interval a b, इसको क्या बोलेंगे अपन, y equal to f of x be the continuous function, on closed interval a b। कंटिन्यूअस आपको पता ही है, आपने कंटिन्यूटी में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक यानी जो भी आप ग्राफ निकालोगे वो ग्राफ में ब्रेक आने को होना नहीं। ओके, ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये एफ ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग समझ लो एक फंक्शन दिया है मेरे पास में। ओके, ये एक फंक्शन है,
इस फंक्शन का नाम क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। रेंज आपको दिए a टू b, मतलब x की वैल्यू a और x की वैल्यू b, क्योंकि क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x है। जब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये जो आपको लिमिट दिया हुआ है, ये लिमिट भी किसके है, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी इंटीग्रेशन या इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब लिमिट along the x axis, limit along the x axis means value of x axis, value of x axis। तो यहां पे दिया हुआ है a टू b दिया हुआ है, और डेफिनेशन में आपको पहले ही बोला हुआ है कि a इज लेस देन b। क्या बोला है आपको, a इज लेस देन b। ओके, क्या दिया है, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx वेयर a इज लेस देन b। समझ लो यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, a पॉइंट लिया, और यहां पे मैंने एक b पॉइंट ले लिया। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, x इक्वल टू a रहेगा, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अपने को मालूम है लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल था, x इक्वल टू क्या रहता, कांस्टेंट, पैरेलल टू y एक्सिस मींस x इक्वल टू कांस्टेंट। क्या रहेगा आपका, x इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे क्या है, x इक्वल टू a। फिर ये जो लाइन आपके पास में दी हुई है, ये लाइन भी क्या रहेगी आपके पास में, x इक्वल टू b। अब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx अगर मैं बोलूं, तो ये जो मेरा पूरा रीजन है, ये रीजन मतलब क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx means the region is bounded by, इंटीग्रेशन a टू b का मतलब क्या हो गया, the region bounded by the function f of x। फिर से देखो मैं क्या पढ़ता हूं, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है अभी देख लेते हैं अपन। क्या होगा इसका मीनिंग, द रीजन बाउंडेड बाय द फंक्शन एंड x एक्सिस, बाउंडेड बाय द फंक्शन एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेंट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये चार की वजह से आपका ये रीजन बाउंड हो गया, और ये रीजन का आंसर मतलब आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। में तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया है, द रीजन इज बाउंडेड बाय, क्या बोला मैंने, द रीजन इज बाउंडेड बाय द फंक्शन f ऑफ x एक्सिस एंड ऑर्डिनेंट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये चार की वजह से जो रीजन आपका बाउंड हुआ है, वो रीजन मतलब क्या होता है आपका, डेफिनेट इंटीग्रल। तो फिर अब अपने को डेफिनेट इंटीग्रल सम ऑफ लिमिट में करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो मेरे पास में रीजन है, इस रीजन का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, मतलब इस ये रीजन कितना ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये a टू b को क्या करूंगा, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा। सो वी डिवाइड इंटरवल AB into the n नंबर ऑफ पार्ट। क्या करूंगा मैं इसको n नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, इस तरीके से उसके क्या कर दिया अपन ने, पार्ट्स कर दिए। क्या किया अपन ने, द इंटरवल a टू b इज डिवाइडेड इनटू द n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। ये सभी पार्ट कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। में अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 होगा, तो ये भी 4 रहेगा, ये भी 4, ए बी और ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 रहेगा। ओके, अब ये जो मेरे पास में a दिया हुआ है, ये a को मैंने x0 बोल दिया, इसको मैंने x1 कर दिया, इसको x2 कर दिया। ऐसा ही करते करते यहां कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, xr मिलेगा, x1 x2 डैश 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 xr, और सबसे आखिरी वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, xn हो जाएगा। सबसे आखिरी वाला आपका क्या रहेगा, xn रहेगा। ओके, अब यही डायग्राम में इधर अच्छी तरीके से और निकाल लेता हूं, तो अपने को काम आ जाएगा। अभी क्या आएगा, देखिए ये x r तो आपको समझ गया, उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, जब ये x r है तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, xn। ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका x r -1। जैसे ये x2 है, ये क्या हो गया x1,
ओके, ये x1 है तो ये क्या हो गया x0, यानी मेरा जो इंटरवल था a टू बी इंटरवल, वो a टू बी इंटरवल मैंने क्या किया, n इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. दिस इंटरवल a टू b is divided into n इक्वल पार्ट्स. n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया मैंने, उसको डिवाइड कर दिया. है में इसका मतलब ये इंटरवल क्या हो गया, डिवाइड हो गया. अलग अलग इसमें पहला इंटरवल आपका ये रहेगा, मींस दिस इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल क्या रहेगा, x0 x1. सेकंड इंटरवल क्या रहेगा, x1 x2. ये आपका फर्स्ट इंटरवल x0 x1. ये आपका सेकंड इंटरवल x1 x2. ऐसा ही करते करते डैश 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 करते अपन यहां पे आ जाएंगे. तो ये आपका इंटरवल कौन सा हो जाएगा, x r माइनस 1 कॉमा x r. फिर डैश 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 करते x n माइनस 1 और x n. मीन्स दिस इंटरवल ए बी इज डिवाइडेड इंटू द सब इंटरवल. ये क्या होगा, उसके सब इंटरवल. सब इंटरवल, पहला इंटरवल x0 x1, दूसरा x1 x2, तीसरा आपका x ऐसा डैश डैश डैश. आरथ इंटरवल क्या रहेगा, x r माइनस 1 x r. और लास्ट वाला जो इंटरवल है, ये जो आपका लास्ट इंटरवल है, ये क्या रहेगा आपका, इसके बाद की यहाँ और लाइन खींच लेंगे तो यहां से जो पॉइंट रहेगा वो, और ये मतलब क्या हो गया, x n माइनस 1 x n हो गया. ओके, अब इस इंटरवल की बात करेंगे अपन. तो चलिए इस इंटरवल के बारे में क्या हो गया, यहां पे ये आपका एक इंटरवल है, ठीक है. इसकी बात करेंगे अपन, इस इंटरवल की बात. किसका, ये वाला इंटरवल, ठीक है. मैं इसको यहां अलग से निकाल लेता हूं. इतना ही पोर्शन निकाल लिया मैंने. ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है x r माइनस 1 और ये हो गया x r. अब क्या हो जाएगा, ये जो पहला इंटरवल है, ये पहले इंटरवल की लेंथ हो गई, जिसको अपन हाइट बोल देंगे t1. ये दूसरा है जिसकी हाइट क्या है, t2. ऐसे ही इसकी हाइट आएगी, तो इसकी जो हाइट है उस हाइट को क्या बोल दिया मैंने, tr बोल दिया. और इसके हाइट को क्या बोल दिया मैंने, tn बोल दिया. तो यहां से मैंने एक हाइट ले लेता हूं. ओके, और ये हाइट जो है, ये हाइट कौन सी है, tr. कौन सी हाइट है, tr. ओके, अब चलिए इसको ज्वाइन करते हैं अपन. यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया. ओके, ये थोड़ा सा पोर्शन ऊपर आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट न होने की वजह से थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया, वो ऊपर आ गया. अब ये जो मेरे पास में रेक्टेंगल्स दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल का क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है. रेक्टेंगल का क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है. एरिया के लिए क्या क्या लगता है, एरिया फाइंड आउट करना है मुझे रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाइट इनटू ब्रेथ. हाइट कितनी अपने पास में, टी आर इनटू, है ना, ब्रेथ मतलब ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना रहेगा, जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस d1 है, ये d2 है. ये जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा 1. ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा 2. ऐसा ही इसमें का जो डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्टेंस कितना रहेगा, डेल्टा r रहेगा. ये हो गया डेल्टा r. अब ये किससे रिलेटेड है, फंक्शन से. तो एफ ऑफ टी आर इंटू डेल्टा आर. ये हो गया इसके बारे में. अब अगर मैं इसके फर्स्ट के बारे में सोचूं, उसी तरीके से ये मेरा एक ही रेक्टेंगल है, ये ऐसा दूसरा भी रेक्टेंगल रहेगा आपका. अब है ना, देखो यहां से एक रेक्टेंगल बन गया, ये पहला रेक्टेंगल. तो पहले रेक्टेंगल का क्या रहेगा, एफ ऑफ t1 इंटू डेल्टा 1. दूसरे रेक्टेंगल का क्या रहेगा, एफ ऑफ t2 इंटू डेल्टा 2. ऐसा करते करते जाएंगे, r तक जाएंगे, तो r का क्या रहेगा, प्लस एफ ऑफ टी आर इंटू डेल्टा आर प्लस एफ ऑफ टी एन इंटू डेल्टा एन. और ये सबका क्या कर रहे हैं अपन, एडिशन कर रहे हैं.
क्या करें इसका एडिशन, सबका सम हो रहा ना, सम हो रहा तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर इंटू डेल्टा आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मिलेगा मुझे, आर की वैल्यू 2 रखा तो ये मिलेगा, आर रखा तो ये मिलेगा सॉरी, और एन रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ए, क्योंकि ये जो है आपका जो ओरिजिनल जो आपका रीजन था वो रीजन मैंने क्या किया एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रायंगल में क्या कर रेक्टेंगल में क्या किया उसको डिवाइड कर दिया, इसका एरिया ये सबके एरिया का एडिशन मतलब क्या हो गया पूरा इंटीग्रेशन का एडिशन हो गया। तो ये मुझे फॉर्मूला मिल गया r इक्वल टू 1 to n लिमिट r इक्वल टू 1 to n समेशन n एफ ऑफ टी आर इंटू डेल्टा आर। अब क्या होता है देखिए ये मुझे रेक्टेंगल है, अब ये वाला एरिया तो अपने कॉर में नहीं आता है क्योंकि अपने को क्या होना ये कॉर के नीचे का जो एरिया होना वो अपने को होना, अब ये एरिया कहाँ चले गया कॉर के ऊपर चले गया, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों एरिया कैसे रहते हैं इक्वल रहते हैं। जब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट आ जाएगा, मुझे तो ये वाला पार्ट नहीं होना, क्यों क्योंकि मुझे कौन सा पार्ट होना जो कॉर के अंदर बाइंड होता है वो, ये तो कॉर के ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा रहेगा सेम रहेगा, इसको ऐड कर दिया इसका मतलब ये भी क्या हो गया ऐड हो गया, सभी जगह वही मिलेगा आपको। अब ये वाला जो अपना इंटरवल है इस इंटरवल में देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे, ओके वन में भी वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या किया कि आपका जो ये था यानी आपका जो रीजन बाउंड हुआ था, बाउंड किसकी वजह से हुआ था आपका रीजन चार जनों की वजह से हुआ था, फंक्शन एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेंट्स इनकी वजह से जो रीजन बाउंड हुआ था उस रीजन को अपन ने क्या किया n नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसके छोटे छोटे अपन ने क्या लिया रेक्टेंगल और उस सभी रेक्टेंगल के एरिया का क्या करेंगे अपन एडिशन करेंगे, तो सभी रेक्टेंगल के एरिया का एडिशन इसका ही मतलब क्या हो गया अपना रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड, बोलो रिक्वायर्ड एरिया, उसी का मतलब क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया। अगर में तो ये टोटल थियोरेटिकल पार्ट था किससे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम का। क्या किया अपन ने द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स x axis and the ordinate that is x equal to a and x equal to b, so we have to find out the area of this region by dividing the area into the n equal part means n number of triangles, then we have to find out the area of each triangle and take their summation, so that is summation r equal to 1 to n f of t r into delta r। अरे में ये हो गया थियोरेटिकल। अब इससे रिलेटेड कुछ अपने को प्रॉब्लम दिए हुए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को इस थ्योरी की जरूरत नहीं गिरती, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या होता है उसका, उसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी क्या है वो अपने को पता होना चाहिए करके मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम एक थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल पार्ट से क्या दिया मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। फिर अपन चलेंगे इसके फर्स्ट एक्सरसाइज पे दैट इज एक्सरसाइज 4.1 और वो एक्सरसाइज 4.1 किस पे डिपेंड करेगी एज अ लिमिट ऑफ सम पे क्या करेगा वो डिपेंड करेगा। ओके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 पे। ओके तो एक्सरसाइज 4.1, अब एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने के पहले कुछ अपने को चीजें मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि जिसकी अपने को जरूरत गिरी है एक्सरसाइज 4.1 में वो पहले अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गिरेगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में जो 1 है ये 1 कितना है n टाइम्स तक है, 1 जो है वो कितना है n टाइम्स तक, यानी क्या हो जाएगा जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 4 1, तो क्या हो जाएगा 1 जो है वो कहां तक लिखूंगा मैं 4 टाइम्स तक लिखूंगा, 1 ही लिखूंगा, यानी ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितनी बार लिखा मैंने 1 4 बार लिखा, अरे मैं कितने टाइम्स लिखा 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है तो 1 कितने बार आएगा 4 आएगा, अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो 1 कितने बार लिखूंगा मैं 10 टाइम्स लिखूंगा। तो यहाँ पे जो 1 है ये कितना है n टाइम्स है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस n टाइम्स, कहां तक लिखेंगे अपन उसको n टाइम्स तक लिखेंगे। ओके
अब इनका मैं एडिशन कर दिया तो इनका एडिशन कितना आ गया 4। अगर यहाँ पे 4 की जगह अगर 10 रहता तो उसका एडिशन भी कितना आता था 10 आता था, क्योंकि 1 कितने टाइम लिखता था मैं 10 टाइम्स लिखता था, बराबर है। तो 1 + 1 1 1 1 1 कितने बार ऐड करूंगा मैं 10, तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पे कितने बार ऐड हो रहा n टाइम्स ऐड हो रहा, इसका ही मतलब इसका आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा। यानी समेशन ऑफ r = 1 to n दैट इज इक्वल टू n, ये आपका पहला फॉर्मूला। इन सबकी अपने को जरूरत गिरने वाली है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या मिला आपको, समेशन ऑफ r = 1 to n 1 दैट इज इक्वल टू n। 4 है तो 4 आएगा, 10 है तो 10 आएगा, 7 है तो 7 आएगा, -5 है तो -5 आएगा। यस और नो? कैसे आएगा -5? नंबर निगेटिव में आएगा क्या? नहीं आएगा, ध्यान में रखना। ओके, तो ये n कैसा रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, माइनस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, चलिए ये पहला हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड की बात करते हैं अपन, समेशन ऑफ r = 1 to n r। यहां पर 1 था करके मैंने 1 2 1 1 1 1 लिखते बैठा। अब क्या है r = 1 to n, r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, 1 से लेके n तक जा रही, और यहाँ पे क्या लिखा है r। अब r की वैल्यू पहले 1 रहेगी तो ये 1 हो जाएगा, समेशन होने की वजह से प्लस हो जाएगा, फिर r की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर r की वैल्यू 3 होगी। ऐसा करते करते r की वैल्यू क्या हो जाएगी n हो जाएगी। यहाँ पे r लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। तो जितने भी बार मेरा लूप घूमते रहेगा हमेशा 1 1 1 1 ही क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 की जगह क्या हो गया, अभी r हो गया। यानी r की जो वैल्यू रहेगी, जैसे फर्स्ट राउंड में r की वैल्यू 1 है, फिर सेकंड में 2 हो जाएगी, 3 हो जाएंगी, r की वैल्यू क्या होते जा रही, चेंज होते जा रही, और वो वैल्यू क्या होते जाएंगी, प्रिंट होते जाएंगी। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल में डाल दिया इसको पहले ही, समेशन ऑफ r = 1 to 3, और यहां लिख दिया मैंने r, तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2, और बाद में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके आगे जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक। तो 3 राउंड करना है मुझे। पहले राउंड में r 1 को लेके चलेगा, फिर सेकंड राउंड में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर थर्ड राउंड में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। उसके अंदर फोर्थ राउंड आएगा क्या, नहीं, क्योंकि लिमिट कहां से कहां तक दिया है, 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5 अप टू द n। अब इसका मुझे एडिशन करना है। अब इसका एडिशन करना है तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर था ना आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसके बारे में पढ़ा हुआ है, क्योंकि सबका क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। सबका क्या करना है, एडिशन। फॉर्मूला तो आपको लर्न होगा ही, इसका नहीं होगा तो फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ वो देख लीजिए। यहां पर ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसको a बोल दिया मैंने, a बोले तो क्या हो गया आपका t1, ये हो गया आपका t2, ये हो गया आपका t3, और ऐसे ही करते करते ये आखिरी वाला नंबर क्या हो गया आपका tn। सभी का एडिशन करना है तो Sn = n/2 t1 + tn, ये एक फॉर्मूला है। या फिर दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा आपने, Sn = n/2 ट्वाइस a + n-1 इंटू d। d कैसा निकालते हैं, यहाँ पे d निकालने का तरीका t2 - t1 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। दो में से कोई भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। है ना, ये क्या हो गया मेरा Sn, सम हो गया ना, ये समेशन ही है ना। तो Sn n/2 t1 बोले तो a कितना है मेरे पास में 1 प्लस tn बोले तो कितना है n, यानी फॉर्मूला क्या हो गया आपका n इन ब्रैकेट n + 1/2। क्या बन गया फॉर्मूला आपका, n इन ब्रैकेट n + 1/2। समेशन ऑफ r = 1 to n r। फॉर्मूला आ गया ध्यान में, क्या फॉर्मूला बना आपका, n इन ब्रैकेट n + 1/2। तो दूसरा आपके पास में फॉर्मूला बन गया, सेकंड नंबर का फॉर्मूला, समेशन ऑफ r = 1 to n r दैट इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n + 1/2। ओके, कैसे डिराइव किया उसके लिए मैंने आपको ये समझा के दिया। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अपन ये यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दो फॉर्मूले के बारे में आपको पता चला, एक समेशन ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू n,
summation of r that is equal to n in bracket n plus 1 upon 2. तो उसी तरीके से मेरे पास में एक थर्ड नंबर का फॉर्मूला रहेगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r स्क्वेयर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r स्क्वेयर. जैसे यहाँ पे r था तो 1 2 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर है तो 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन n स्क्वेयर. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6. ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया. कौन सा हो गया थर्ड फॉर्मूला, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r स्क्वेयर इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6. ओके, लास्ट लिख के देता हूं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r क्यूब. r क्यूब बोले तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू द n क्यूब. तो r इक्वल टू 1 to n दैट इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 उसका स्क्वायर, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 उसका क्या है स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर इन ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. ओके, ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको क्या है याद रखना है. अगर मैं डिराइव करने के चक्कर में जाओगे तो प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व होगा, डिराइव करने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाएंगे. आई बात में. तो क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखना है कि समेशन ऑफ 1 n होता है, समेशन ऑफ r n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, समेशन ऑफ r स्क्वायर n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6, और फोर्थ का है n स्क्वायर इन ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. एनी प्रॉब्लम, समझ गए यहां तक? ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए. ये अगर नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छा है, कम से कम ये फॉर्मूले तो भी आप नोट डाउन कर लो. आपके लॉग टेबल में भी दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में लॉग टेबल अलाउ नहीं है, खोपड़ी अपने साथ में रहेगी. तो इसीलिए ये पॉइंट अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अपने खोपड़ी में इसको स्टोर करके रख लो. फिर अपन चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के तरफ कि उसमें के प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 उसमें का पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है. क्या है पहले प्रॉब्लम के अंदर, इंटीग्रेशन 1 to 3x माइनस 4 dx दिया हुआ है आपको. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम. एज अ लिमिट ऑफ सम दिया हुआ है. तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आपको लिमिट ऑफ सम की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से आपको ये प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना है. आप ये प्रॉब्लम डायरेक्ट तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट तरीका मतलब 3 बार हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगा 1 to 3 माइनस 4 बार होके 1 आएगा, यानी वो डायरेक्ट मेथड से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अभी अपने को सॉल्व करना है लिमिट ऑफ सम से. तो लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं. पहली स्टेप्स क्या है, स्टेप 1, पहली स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ NH. फाइंड NH बाय NH इक्वल टू B माइनस A. सबसे पहले आपको NH की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप, NH इक्वल टू B माइनस A. सेकंड स्टेप है आपकी फाइंड f ऑफ A प्लस RH बाय f ऑफ x. कहां से आपको करना है, फाइंड f ऑफ A प्लस RH फ्रॉम f ऑफ x. f ऑफ x से आपको f ऑफ A प्लस RH क्या करना है, फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करना है, दिस x is replaced by A plus RH. नंबर थर्ड, यूज फॉर्मूला. फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, इंटीग्रेशन A to B f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n
एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, या फिर दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 समेशन r इक्वल टू 1 to n h इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस आर एच। ओके, ये हो गया आपका स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अगर आपको लिमिट ऑफ सम से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये 3 स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको। सो हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को इस में क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3। a बोले तो लोअर लिमिट कितना है 1, और b बोले तो अपर लिमिट कितना है 3। ओके, हाँ, तो अपर लिमिट कितना है आपको 3 दिया हुआ है। पहली स्टेप कौन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ nh। सो देयरफॉर nh इक्वल टू b माइनस a मींस 3 माइनस 1। सो देयरफॉर nh इक्वल टू 2। तो nh की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ a प्लस आर एच। एफ ऑफ a प्लस आर एच, तो एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 प्लस आर एच, सो दैट इज इक्वल टू। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है 3x माइनस 4। यहां पर x है, इधर कितना आ गया x। अभी x की जगह क्या है, a प्लस आर एच, मीन दिस x इज रिप्लेस बाय a प्लस आर एच, दिस x is replaced by a plus rh. So here the value of a plus rh is 1 plus rh, means this x is replaced by 1 plus rh, so that is equal to 3 in bracket 1 plus rh minus 4, x is replaced by 1 plus rh, so this x is also replaced by 1 plus rh. Simplify it, 3 plus 3rh minus 4, so 3rh, 3 minus 4, that is minus 1. Okay, so it is the value of f of a plus rh. Then use the formula. By formula, integration a to b f of x dx equal to limit h tends to 0 summation r equal to 1 to n h into f of a plus rh. So integration 1 to 3, 3x minus 4 dx equal to limit h tends to 0 summation r equal to 1 to n h f of a plus rh, that is 3 rh minus 1. Okay, so that is equal to limit h tends to 0 summation r equal to 1 to n multiply by h. So in bracket 3rh square minus h, so that is equal to limit h tends to 0, separate the summation r equal to 1 to n 3rh square minus summation r equal to 1 to n h, so that is equal to limit h tends to 0, 3h square is common, summation r equal to 1 to n r, h common, r equal to 1 to n 1. Okay, see here 3 and h both are constant, that's why we take out of the summation. यहाँ पर 3 और h दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए अपन उसको क्या लिया, समेशन के बाहर ले लिया।
आर वेरिएबल है। क्यों आर वेरिएबल है? क्योंकि आर टेंस टू 1। आर कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके एच तक। तो आर कैसा है? वेरिएबल है, इसलिए आर वही रहेगा। एच कांस्टेंट है, क्या हो गया? बाहर आ गया। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 3h स्क्वायर समेशन ऑफ आर की वैल्यू अपने देखा था। समेशन ऑफ आर कितना आपके पास में? n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एच। समेशन ऑफ 1 कितना होता आपके पास में? n हो गया था। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 टाइम्स। देन सी हियर मेरे पास में h स्क्वायर है, तो ये h स्क्वायर में से एक h n को दूंगा और एक h से क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। एक h इसको और एक h से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा nh इन ब्रैकेट nh प्लस h अपॉन 2 माइनस nh बराबर है। h स्क्वायर है ना, दो h है, एक इसको दे दिया और एक से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। nh की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 nh की वैल्यू कितनी दी अपने पास में? 2 वैल्यू दी हुई है। सो 3 इंटू 2 nh की वैल्यू 2 प्लस h अपॉन 2 माइनस 2। दिस 2 एंड 2 गेट कैंसल। h की वैल्यू पुट कर दो। h टेंस टू क्या है? 0 है। सो 3 इन ब्रैकेट 2 प्लस 0 माइनस 2। सो 3 2 जा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आंसर आया। कैसे सॉल्व किया अपन ने? लिमिट ऑफ सम से। तो पेपर के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगा तो वहां चेक कर लेना उसने लिमिट ऑफ सम पूछा है या सिर्फ इवेल्युएट पूछा हुआ है। लिमिट ऑफ सम बोला तो आपको यही वाली मेथड क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर उसने सिर्फ इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बोला हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड आपको मालूम है, इनडेफिनेट जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे अपन। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करेंगे? अपन पुट करेंगे। ओके, सो नोट डाउन, देन वी शिफ्ट ऑन द प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to 4 x स्क्वायर dx। कैसे सॉल्व करना है आपको? लिमिट ऑफ सम से। सो हियर f of x equal to x square, a equal to 0, b equal to 4. First step to find out the value of nh by using the formula b minus a. So that is 4 minus 0. So therefore nh equal to 4. b की वैल्यू कितनी है? 4 है और a की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो nh कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो nh इक्वल टू 4। फिर आपको क्या निकालना है? f ऑफ a प्लस आर एच। f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 0। सो 0 प्लस आर एच मीन्स f ऑफ आर एच। 0 plus RH means f of RH. Okay. Then see here x, that's why x square. Then x is replaced by RH. x कैसे रिप्लेस होगा? RH से। तो this x is also replaced by RH. So that is equal to x के जगह क्या लिखूंगा मैं? RH whole square. So that is equal to r square h square. समझ गया कैसे निकाला? पिछले बार 1 था तो 1 प्लस आर एच आया था, तो x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस आर एच। अब ये 0 प्लस आर एच है, मतलब क्या हो जाएगा? आर एच। दिस x इज रिप्लेस बाय आर एच, दिस x इज आल्सो रिप्लेस बाय आर एच। माय फार्मूला इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी फार्मूला यूज करना है अपने को। तो इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 समेशन r इक्वल टू 1 to n h इंटू f of a प्लस आर एच। सो हियर इंटीग्रेशन 0 to 4 x square dx, so that is limit h tends to 0
summation of r equal to 1 to n h into f of a plus rh, that is r square h square. So that is equal to limit h tends to 0 summation r equal to 1 to n r square h cube. Take out the h cube as a common because it is constant. So h cube summation r equal to 1 to n r square. So that is limit h tends to 0 h cube summation r square. What is the value of summation of r square? N in bracket n plus 1 twice n plus 1 upon 6. पिछले प्रॉब्लम में क्या था, यहाँ पे r था, तो r की वैल्यू क्या थी, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2. हियर इज r स्क्वायर की ये वैल्यू है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6. देन लिमिट h टेंड्स टू 0. अब यहाँ पे h क्यूब है, एक इसको h, एक इस ब्रैकेट को और ये एक ब्रैकेट को. h क्यूब है ना, h क्यूब है तो कितने h है, 3 है. एक इसको दे दो, एक सेकंड ब्रैकेट को दे दो और एक थर्ड वाले ब्रैकेट को दो. तो इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, nh इन ब्रैकेट nh प्लस h इन ब्रैकेट ट्वाइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, nh प्लस h अपॉन 6. एक बार फिर से देख लो, 3h है, इसको दे दिया nh, इसको भी दिया तो NH प्लस H, इसको भी दे दो तो ट्वाइस NH प्लस H. NH की वैल्यू पुट कर दो. सो दैट इज लिमिट H टेंड्स 0. NH की वैल्यू कितनी है, 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस H इन ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस H अपॉन 6. सो दैट इज इक्वल टू, ओके, h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू पुट कर दो, 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 0 2 इंटू 4, 2 4 से कितना हो गया, 8, 8 प्लस 0 अपॉन 6. सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 6. देख लीजिए बराबर हो रहा है. कैलकुलेशन कीजिए, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा. 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 अपॉन 3, 64 अपॉन 3. अगर में कैसे सॉल्व किया अपन ने, लिमिट ऑफ सम से सॉल्व किया. अब ये अपना आया हुआ आंसर सही है कि गलत है, अगर ये चेक करना है तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से रफ में क्या करना, सॉल्व करके देखना. रफ इस पे आपने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेना. इसका आंसर अगर इसके बराबर आता है, इसका मतलब अपना प्रॉब्लम कैसा है, सही है. कैसा सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट से. तो आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 4 x स्क्वायर dx. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 0 to 4. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब अपॉन 3, रेंज है 0 to 4. तो मैं 1 अपॉन 3 कॉमन निकाल लेता. अभी हो गया आपके पास में x क्यूब 0 to 4. सो दैट इज 1 अपॉन 3 अपर लिमिट 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 1 अपॉन 3, 4 का क्यूब कितना था, 64. सो दैट इज 64 अपॉन 3. आगे आंसर आपने लिमिट ऑफ सम वाली प्रोसीजर से सॉल्व किया तो आंसर आया 16 अपॉन 4. आप डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 16 अपॉन 4. पेपर में ये वाली मेथड चलेगी नहीं. अगर उसने लिमिट ऑफ सम पूछा तो इस मेथड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. हाँ, ये कब काम आएगी, आपका आंसर चेक करने के लिए ये मेथड काम आती है. नहीं तो आपको इसी मेथड से प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. ये रफ पेज पे आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. ओके, सो नोट डाउन दिस, देन वी मूव ऑन द प्रॉब्लम नंबर 3. ओके, प्रॉब्लम नंबर 3. इंटीग्रेशन 0 to 2 e raised to the power x dx. लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है. सो हियर f of x equal to e raised to the power x, a equal to 0, b equal to 2.
So NH equal to B minus A, 2 minus 0. So NH is equal to 2. ये फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, find out the value of f of A plus RH. What is the value of A? 0. So 0 plus RH. So that is f of RH. Then see here, x is replaced by RH. So this x is also replaced by RH. So that is equal to e raised to the power RH. समझ में क्या? x है तो x कैसे रिप्लेस करेंगे? RH से. So this x is also replaced by RH. Then by formula, integration a to b f of x dx equal to limit h tends to 0 h summation r equal to 1 to n. h बाहर रखा तो भी चलेगा, अंदर रखा तो भी चलेगा. अंदर रखते, अभी तक अपन अंदर रखते आए. h into f of a plus rh. So integration 0 to 2 e raised to the power x dx equal to limit h tends to 0 summation r equal to 1 to n h e raised to the power rh, e raised to the power rh. Okay, so that is equal to, इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं. लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो कांस्टेंट है मेरे पास में, उसको बाहर कर लिया. समेशन r इक्वल टू 1 to n e रेज टू द पावर rh. थोड़ा सा इसको अभी अपन और डीप में देखते हैं कि ये हो क्या रहा है. लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, r की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये पहले 1 जाएगा तो 1 इंटू एच कितना हो जाएगा? h. यानी यहां पर आपको पहला क्या मिला? e रेज टू द पावर h. फिर r की वैल्यू 2 हो गई तो e रेज टू द पावर 2h. फिर r की वैल्यू 3 हो गई, e रेज टू द पावर 3h. ऐसा करते करते r की वैल्यू n हो गई तो e रेज टू द पावर nh. अब यहां देखिए, इसके पहले अपने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. तो आपको यहाँ क्या था? पहले प्रॉब्लम में r था, सेकंड प्रॉब्लम में क्या था? r स्क्वायर था. अभी यहाँ पे क्या आपके पास में e रेज टू द पावर rh है. तो अपने पास में समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ r, समेशन ऑफ r स्क्वायर और समेशन ऑफ r क्यूब, ये चारों की वैल्यू अपने पास में है. लेकिन अपने पास में समेशन ऑफ e रेज टू द पावर h या समेशन ऑफ e रेज टू द पावर rh, इसकी वैल्यू नहीं है. आया बदन में? जैसे उनकी वैल्यू थी ना अपने पास में, r की थी, r स्क्वायर की थी, r क्यूब की थी, वैसे इनकी वैल्यू अपने पास में नहीं है. अब इसकी वैल्यू समेशन के फॉर्म में, ये जो मैंने सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, और वैल्यू लर्न नहीं है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको साइड में बता देता हूँ. इधर में तो चलिए पहले अपन देख लेते हैं कि इसका समेशन निकालते कैसे, और बाद में जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पुट करके अपन प्रॉब्लम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे. ये मेरे पास में दिया हुआ है e रेज टू द पावर h, e रेज टू द पावर 2h, e रेज टू द पावर 3h एंड सो ऑन e रेज टू द पावर nh. ये फर्स्ट टर्म हो गई, उसी को a बोलते हैं, तो ये e रेज टू द पावर h. सेकंड टर्म e रेज टू द पावर 2h, थर्ड टर्म e रेज टू द पावर 3h. d निकालते हैं अपन पहले. d बोले तो t2 माइनस t1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मतलब e रेज टू द पावर 2h माइनस e रेज टू द पावर h. ये आपको मिल गया यहाँ पे. फिर आपने निकाला यहाँ पे, ये यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ से कॉमन निकल गया e रेज टू द पावर h कॉमन निकलता है. 2h बोले तो h प्लस h हो गया, और यहाँ रहेगा आपके हाथ में e रेज टू द पावर h माइनस 1. और d निकालेंगे t3 माइनस t2. t3 कितना आपके पास में? e रेज टू द पावर 3h माइनस e रेज टू द पावर 2h. e रेज टू द पावर 2h कॉमन निकल गया, e रेज टू द पावर h माइनस 1. बराबर ध्यान में रखिए, 10th स्टैंडर्ड का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं. अंदर में अगर आपको इसका डायरेक्ट, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो बहुत कम बच्चों को पता रहता है. इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि वो फॉर्मूला लाएंगे कहाँ से अपन.
तो पहले मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम नहीं है, ये डी मतलब क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, e रेज टू द पावर h इन ब्रैकेट e रेज टू द पावर h माइनस 1, यहाँ पे क्या है e रेज टू द पावर 2h है। डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है। इसका ही मतलब ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है और यहाँ है, बराबर है। कॉमन डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है। इसका ही मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो उसका ऐसे निकाल नहीं सकते। ओके, फिर अपने को देखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीन आपके पास में प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पुराना जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस था, पुरानी 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों था, लेकिन बाद में सिलेबस चेंज हो गया 2 साल पहले, तो फिर उसमें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्या किया उन्होंने, निकाल दिया। सिर्फ क्या रखा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रखा हुआ है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आता तो अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या लेते अपन, रेशियो लेते। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लेते थे अपन, कॉमन डिफरेंस लेते, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या लेते अपन, रेशियो लेते। तो यहां से रेशियो ले लिया मैंने T2 अपॉन T1। T2 कितना है मेरे पास में, e रेज टू द पावर 2h अपॉन e रेज टू द पावर h, e रेज टू द पावर 2h माइनस e रेज टू द पावर h। ये तो समझते होंगे ना, कोई खटाखट एक कट हो जाता है, आता ध्यान में कि नहीं आता है, इनटू e रेज टू द पावर माइनस h। नहीं तो यहीं से उड़ा दो एक एक, बेस सेम है, सो 2 रेज टू द पावर h माइनस h दैट इज e रेज टू द पावर h। तो क्या आ गया, e रेज टू द पावर h, 2h है मतलब h स्क्वायर एक कैंसिल हो गया। फिर वापस r इक्वल टू T3 अपॉन T2। T3 कितना है, e रेज टू द पावर 3h अपॉन e रेज टू द पावर 2h, सो e रेज टू द पावर 3h इंटू e रेज टू द पावर माइनस 2h। नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, बेस सेम है, सो 3h माइनस 2h h। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे r कितना आया, e रेज टू द पावर h आया, यहां पर भी r कितना है, e रेज टू द पावर h। रेशियो कैसा है, सेम है, सो देयरफॉर इट इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, लेकिन ये कैसा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। क्यों है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि रेशियो कैसा आ गया, सेम आ गया। फिर इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अपने पास में, इफ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a इज द फर्स्ट टर्म and r is the ratio, then Sn equal to, अगर ये आपके पास में दिया हुआ है कि a is the first term and r is the ratio, then Sn equal to a in bracket r raised to the power n minus 1। देखिए बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, a इन ब्रैकेट r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपको नोट डाउन करके रखना है। क्या है कि अगर a फर्स्ट टर्म है, जैसे इसके अंदर a फर्स्ट टर्म रहती थी और d कॉमन डिफरेंस रहता था, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे यहाँ पे, Sn का, Sn इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दूसरा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 T1 प्लस Tn। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम फाइंड आउट करने के ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस बोलो या सीरीज बोलो, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो कायम है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जिस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले Sn फाइंड आउट करने के, वैसे ही ज्योमेट्रिक के भी फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला है फिर, Sn इक्वल टू a बोले तो फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r बोले तो क्या है, रेशियो है। अब देखिए ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपका कहां पर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। दिस सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो अपन Sn का, क्योंकि ये सम हो रहा है ना अपना, सम है कि नहीं है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, a इन ब्रैकेट r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो क्या लिखता मैं, देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 h, ये पूरा समेशन है, मतलब Sn है,
तो Sn के लिए क्या लिखूंगा, ए बोले तो फर्स्ट टर्म कौन थी आपकी ई रेस टू द पावर एच, फर्स्ट टर्म कौन थी है ई रेस टू द पावर एच इन ब्रैकेट आर बोले तो रेशियो कितना है, ये सीरीज यहां पे लिखी हुई है तो वही ले रहे हो, आर कितना है ई रेस टू द पावर एच, तो आर की वैल्यू पुट कर दिया ई रेस टू द पावर एच रेस टू द पावर एन -1 अपॉन आर आपके पास में ई रेस टू द पावर एच -1। देख लीजिए पहले ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो अपन देखते हैं। क्या बोला है मैंने कि ये जो आपके पास में समेशन लिखा हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहता तो अपन ये दो में से कोई एक फॉर्मूला क्या करते थे यूज करते थे। ये जो आपको दिया हुआ सीरीज है ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस रेशियो आर है, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा यूज होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन दी है ई रेस टू द पावर एच, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई ई रेस टू द पावर एच और यहाँ से आर आपने निकाला, आर कितना है आपका ई रेस टू द पावर एच, तो आर की वैल्यू अपन ने क्या किया पुट कर दिया। अब सिर्फ अपने को सिंप्लीफाई करते जाना है। ओके सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ई रेस टू द पावर एच ई रेस टू द पावर एन एच लॉ ऑफ इंडाइसेस -1 अपॉन ई रेस टू द पावर एच -1। फिर लिमिट के पास में अपने पास फॉर्मूला है जो आपने कंटिन्यूटी देखा ना, कंटिन्यूटी में एक फॉर्मूला अपने पास में कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू द पावर x -1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू log a। कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू द पावर x -1 अपॉन x log a। अब यहां पे कौन है h है तो नीचे h लगेगा, जैसे यहाँ पे x था ना तो इधर क्या आ गया x, अब यहाँ पे कौन है h तो नीचे क्या लगेगा h, सो डिवाइडिंग, ये आपने कंटिन्यूटी में देखा है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h, लिमिट भी सेपरेट कर दूंगा, सो लिमिट h टेंड्स 0, इसको h से डिवाइड करेंगे तो h और h क्या हो जाएगा कैंसल, तो e रेस टू द पावर h e रेस टू द पावर nh -1, ये h और ये h कैंसिल हो गया। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू द पावर h -1 अपॉन e रेस टू द पावर h। ओके सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू द पावर h e रेस टू द पावर nh 1 अपॉन, अब देखिए यहां पे a है log a आ गया, मेरे पास में क्या है e है तो क्या हो जाएगा ये log e हो जाएगा, और log e की वैल्यू पता ही है आप लोगों को, क्या वैल्यू है log e की 1 है, log e की वैल्यू कितनी है 1 सिंस log e इक्वल टू 1। अब आपको वैल्यू पुट करना है, आपको h की वैल्यू पुट करना है और nh की वैल्यू भी क्या करना है पुट करना है, तो e रेस टू द पावर 0, h की वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो e रेस टू द पावर 0 इन ब्रैकेट e रेस टू द पावर nh की वैल्यू 2 है तो e रेस टू द पावर 2 -1, e रेस टू द पावर 0 कितना होता है 1, ये हो गया आपके पास में e स्क्वायर -1, सो फाइनल आंसर e स्क्वायर -1। ओके आया सबके ध्यान में कैसे सॉल्व किया, थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला प्रॉब्लम था, प्रीवियस प्रॉब्लम में r था तो r की वैल्यू डायरेक्ट अपने को मालूम थी, फिर r स्क्वायर था उसकी वैल्यू अपने को मालूम थी, लेकिन e रेस टू द पावर r h की वैल्यू अपने पास में नहीं थी, तो e रेस टू द पावर r h की वैल्यू ये कहां से लिखा हुआ है, ये स्टेप कैसे आई, वो स्टेप के लिए मैंने आपको इधर क्या करके दिया उसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, ये अगर ध्यान में रखा तो ये आपको लिखते आएगा, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका रेशियो है, फर्स्ट टर्म e रेस टू द पावर h है और रेशियो क्या निकाला आपने e रेस टू द पावर h पुट करके फिर उसको क्या किया आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अरे मैं अब ये आंसर सही है कि मुझे चेक करना है कि e रेस टू द पावर 2 -1 मेरा आंसर आया, तो ये आंसर सही है कि गलत है, वो चेक करने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, ये e रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव मतलब e रेस टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x ही होता है कि नहीं होता है,
ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। अध्ययन में ये जो अभी अपन लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं, आंसर चेक करने के लिए कि आपका जो आंसर आया हुआ है ई स्क्वेयर माइनस वन वो सही है कि गलत है, उसके लिए अपन ये कर रहे हैं। तो ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स और लिमिट क्या है 0 to 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज टू द पावर 2 माइनस ई रेज टू द पावर 0 और ई रेज टू द पावर 0 कितना था 1, कितना आंसर आ गया ई स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर भी क्या आ गया ई स्क्वायर माइनस वन। आयरन में अब आपके दिमाग में ये गिर गया कि बाप रे लिमिट ऑफ सम से सॉल्व कर रहे हैं तो कितनी बड़ी प्रोसीजर है और डायरेक्ट कितना सॉल्व होता है, डायरेक्ट बोले तो 3 स्टेप में सॉल्व हो गया ई स्क्वायर माइनस वन, यानी डायरेक्ट बोले तो 1 मिनट में कार्यक्रम हो गया और लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करने का बोला तो कम से कम 5 से 6 मिनट लग गए। आयरन में अब ये पेपर में क्या पूछा हुआ है उसके हिसाब से आपको मेथड क्या करना है, चूज करना है। ये पूछा तो यही वाली मेथड यूज करना है, इससे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 क्या आधा भी मार्क नहीं मिलेगा अपने को। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट मेथड नहीं होना, उसको कौन सी मेथड होना, लिमिट ऑफ सम वाली मेथड होना। आइए में तो आपको ये प्रॉब्लम के लिए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया और यहाँ से मेन पॉइंट ये है आपके पास में। आइए में तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि इस बोर्ड के ऊपर जैसा दिया हुआ वैसा एज इट इज आप कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, और ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए और ये डायरेक्ट मेथड से आंसर आपने देखा हुआ है। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 to 3 x क्यूब dx। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम और फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम सेम है तो आप उसको कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5 ने यहाँ क्या दिया आपको, x क्यूब दिया हुआ है तो अपने सॉल्व कैसे करना है, लिमिट ऑफ सम से। तो पहली स्टेप आपको लर्न हो गई इसकी, कौन सी, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3। पहले आपको NH निकालना है, b माइनस ए, 3 माइनस 1, सो दैट इज NH इक्वल टू 2। NH की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई। फिर इसके बाद में और क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, सो एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर एच, ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस आर एच, सो दिस x is replaced by 1 plus rh, तो दिस x is also replaced by 1 plus rh, तो x के जगह 1 plus rh लिख दूंगा, 1 plus rh उसका क्यूब, x की वैल्यू कितनी है 1 plus rh। पिछले बार क्या था rh था क्योंकि a की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 0 नहीं है तो 1 plus rh। अब यहाँ पे a plus b होल क्यूब वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है, a plus b होल क्यूब, a क्यूब तो 1 का क्यूब 1, 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर लिखा है a प्लस b होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर plus b cube means r cube h cube. It is the value of f of a plus rh by formula क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 summation r equal to 1 to n h into f of a plus rh, so integration 1 to 3 x cube dx equal to limit h tends to 0 summation r equal to 1 to n h, f of a plus rh की वैल्यू पुट कर देता हूं 1 plus 3rh 3r स्क्वायर h स्क्वायर r क्यूब h क्यूब। h से क्या करेंगे अपन, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
समेशन r इक्वल टू 1 to n, h से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, h प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3r h स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3r स्क्वेयर h क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो r क्यूब h रेज टू द पावर 4, h से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वेयर h क्यूब h रेज टू द पावर 4, सबको समेशन सेपरेट कर देते हैं। प्रोसीजर याद है ना आपको, वही स्टेप अपन फॉलो कर रहे हैं। सभी को समेशन दे दिया, r इक्वल टू 1 to n h प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n 3r h स्क्वेयर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n 3r स्क्वेयर h क्यूब प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n r क्यूब h रेज टू द पावर 4। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब फिर अपने को मालूम है, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, h कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 रेज टू द पावर n 1, 3h स्क्वेयर कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, r इक्वल टू 1 to n, क्या रहेगा यहाँ पे सिर्फ r रहेगा, यहां से कौन बाहर आएगा 3h क्यूब बाहर आ गया, समेशन r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे क्या रहेगा r स्क्वेयर, यहां से h रेज टू द पावर 4 बाहर हुआ, समेशन r इक्वल टू 1 to n r क्यूब। ओके, h बाहर आएगा 3h बाहर, 3h स्क्वायर बाहर आएगा तो r रहेगा, 3h क्यूब बाहर आएगा तो r स्क्वायर रहेगा, h रेज टू द पावर 4 बाहर आएगा तो r क्यूब रहेगा। अब इन सब की वैल्यू मेरे पास में है, पिछले प्रॉब्लम में e रेज टू द पावर f ऑफ x की वैल्यू नहीं थी, यानी e रेज टू द पावर rh की नहीं थी, तो उसको अपन देखा किस तरह लाया, h समेशन ऑफ 1 कितना होता है n प्लस 3h स्क्वायर, समेशन ऑफ r की वैल्यू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, समेशन ऑफ r स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपने पास में n इन ब्रैकेट n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये वैल्यूज तो आपको लर्न होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले थे तभी मैंने आपको बोला कि ये 4 वैल्यूज आपको अच्छी तरीके से अपने खोपड़ी के अंदर क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना ही है। देखिए 1 की वैल्यू n है, समेशन ऑफ r लिखा, समेशन ऑफ r स्क्वायर की वैल्यू अब किसकी बची, r क्यूब की वैल्यू बची है, तो प्लस h रेज टू द पावर 4 क्या है r क्यूब की वैल्यू, r क्यूब की वैल्यू बोले तो इसका स्क्वायर n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, r क्यूब बोले तो समेशन ऑफ r का स्क्वायर हो गया। ओके, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस h स्क्वायर है, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, तो 3 टाइम्स nh प्लस h अपॉन 2, h स्क्वायर है, एक इसको दिया एक इसको दे दिया, अब यहाँ पे कितना है h स्क्वायर नहीं होगा, ये h क्यूब है, 3h क्यूब है। ओके, h क्यूब है, 3 है आपके पास में, 1 2 3, तो दे दो उन सभी को, इसको दे दिया nh, इसको दे दो nh प्लस h, इसको दे दो 2 टाइम्स nh प्लस h अपॉन 6। समझ रहा है बराबर? देखिए यहां पर h स्क्वायर है तो 2 को गिरेगी, h क्यूब बोले तो 1 2 3, अब h रेज टू द पावर 4 है, सभी को कॉमन आता है, इसको तीनों को आएगा, जैसे h स्क्वायर था तो मेरे एकदम ध्यान में आ गया कि h स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि तीनों को देना है ना, और मैंने गलती से यहाँ पे h स्क्वायर लिख दिया था, मुझे 3h होना था, तो मैं समझ गया कि कुछ तो भी गलत हो गया अपना, तो यहाँ पे h रेज टू द पावर 4 है, 2 इसको दो 2 इसको देना पड़ेगा, है ना, तो 2 इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस nh उसका स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो nh प्लस h उसका स्क्वायर अपॉन 4, ये प्लस इधर नहीं है, nh स्क्वायर अपॉन 4,
समझ में आया क्या किया? एच स्क्वायर है, सॉरी एच रेस टू द पावर 4 है, मतलब 4 है, 2 इसको दे दिया तो ये क्या हो गया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो उसको ऐसा लिख सकता मैं इनटू, फिर एच स्क्वायर इसको दे दिया, अब एच स्क्वायर इसको दूंगा तो ऊपर स्क्वायर है ना, तो एच स्क्वायर ब्रैकेट से आएगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? एच से। देखिए किस तरह होगा अभी इसका मल्टीप्लीकेशन, मैंने उसको एच स्क्वायर दे दिया, ये हो गया एन प्लस 1 स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर दिया, इसको भी दिया, दोनों का स्क्वायर है तो इसको लिख दिया मैंने एच एन प्लस 1 पूरे इसका स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन? ए बी स्क्वायर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब एनएच की वैल्यू पुट कर दो, अभी क्या करता हूं मैं? एनएच की वैल्यू पुट करता हूं और एच की वैल्यू 0 भी क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। ओके, एनएच की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये एनएच उसकी वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 इंटू 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 0 अपॉन 2, ध्यान रखिए वैल्यू बराबर पुट कीजिए है ना, में प्लस एच की वैल्यू 0 थी, एनएच कितना है? 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 6 प्लस एनएच की वैल्यू 2, सो दैट इज 2 उसका स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 प्लस 0 उसका स्क्वायर अपॉन 4। क्या क्या मैंने इस स्टेप में? एनएच की वैल्यू भी पुट कर दिया और एच की भी पुट कर दिया। अब फिर मुझे कैलकुलेशन करना है, 2 प्लस, ओके, अब ये 2 के साथ में 2 कट गया क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 2 के साथ में 2 कट गया, 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 प्लस यहां पे कितना आएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 2 सा कितना हो गया? 4 अपॉन 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 0 0 दैट इज स्क्वायर अगेन 4 अपॉन 4, ये हो गया 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8 प्लस 2 1 जा, और इधर कितना आ गया? 3 आ गया, और कुछ कटेगा? देखो बराबर, ओहो यहाँ का 3 अपना रह गया है, ये 3h क्यूब है, यहाँ 3 लगाओ, 3h क्यूब 3 रह गया था अपना, तो यहां से 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू ये 6 हो गया, ये 6 और ये 6 क्या हो गया? कैंसल, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो ये 2 तो यहाँ नजर नहीं आएगा, एंड ये हो गया 2, ये भी नजर नहीं आएगा। ओके, क्या किया था आपने? ये 3 रह गया था, तो 3 की वैल्यू 3 यहाँ पे 2 पुट किया तो 3 2 6 हो गया, ये और ये क्या हो गए? दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 8, 2 4 जा फिर कितना हो गया? 8 प्लस 4 के साथ में 4 कट गया, प्लस 4, सो दैट इज इक्वल टू 20। ओके, ये आपका आंसर। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करके देख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व किया तो कितना होगा? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 4, और उसकी लिमिट क्या रहेगी? 1 से लेके 3 तक, 1 अपॉन 4 बाहर कर दिया, एक्स रेस टू द पावर 4 है, मतलब 3 रेस टू द पावर 4 माइनस 1 रेस टू द पावर 4, सो दैट इज 1 अपॉन 4 इंटू 3 रेस टू द पावर 4, मतलब कितना हो गया? 81, 81 माइनस 1 कितना हो गया? 80, सो दैट इज इक्वल टू 20। ओके, तो आंसर कितना गया? 20। डायरेक्ट मेथड से किया तो भी 20, और लिमिट ऑफ सम वाले में से इस मेथड से किया तो भी आंसर कितना गया आपका? 20 आया। ये सिर्फ आप चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर उसने बोला है कि प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना है में। तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे क्या किया? कंप्लीट किया। 4.1 के अंदर अपन ने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए? जो लिमिट ऑफ सम के ऊपर बेस है करके वो प्रॉब्लम क्या किया अपन ने? सॉल्व किए। इसकी मैंने आपको स्टेप भी लिख के दी हुई है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनएच, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच एंड यूज द फॉर्मूला। ओके, समेशन ऑफ 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, इनकी वैल्यू आपको क्या करना है? लर्न करना है, ताकि अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।